हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है भूतिया हॉस्टल की कहानी। तो चलो तो दोस्तों, फिर इस नई कहानी को शुरुआत करते हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी था, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। तब इंचार्ज बोलता है, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, ये पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू? बच्चा मरा है उनका। तब इंचार्ज बोलता है, साहब यह तो रोज किसी न किसी का कोई ना कोई मर रहा है, किस किस का ख्याल करूं? तब इंस्पेक्टर बोलता है, चर्बी चढ़ी है तुझे, चल साइड हट। इंस्पेक्टर उन आदमी और औरत से माफ़ कीजिएगा, आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। तभी प्रियंका बोलती है, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया है हमें। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़ कर आए थे। वो कितना खुश भी था वहाँ। अब यूं यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? तब मोहन बोलता है, प्रियंका संभालो अपने आप को। इन्होंने बस चेहरा पहचानने को ही बुलाया है बस। मोहन बोलता है। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर जोर से चीखते चीखते रोने लगी। जवान बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कुट-कुट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। तब मोहन बोलता है, बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं खड़े खड़े ही तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। तो मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इस इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने मोहन के हाथों को झटकते हुए कहा। इंस्पेक्टर बोलता है, होश में रहकर जबान खोलिएगा। मोहन खन्ना, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या क्या कर सकते हैं। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। तब प्रियंका बोलती है, मेरा बेटा पढ़ने गया था ना वहाँ, और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर क्या ऐसा हो गया है वहाँ? तब इंचार्ज बोलता है, मौत का तांडव है वहाँ, मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश तो नहीं है जो वहाँ से आई होगी। पहले भी कहीं लाशें आई हैं वहाँ से, और पहले भी कहीं मौतें हो चुकी हैं वहाँ पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की, मौत ही पाई है। इंस्पेक्टर बोलता है, खन्ना सर, आपसे वादा करता हूँ ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुँचा कर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। तब इंचार्ज बोलता है, जवान हो, होश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहाँ से। इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ही चुनौती भी दे गया।
वो क्या कोई भी उस जगह पे इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमय है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वो अब इस सच्चाई से पर्दा हटाएगा, पता करके ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे बेहोश अजीब लगता है कि वो सोचने लगा है कि ये एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है। भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है, वो भी खन्ना जैसे लोग। हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। चौकीदार बोलता है, कहाँ चले बाबू? तब रोहित बोलता है, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। तब चौकीदार बोलता है, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। तब रोहित बोलता है, क्या दिन में कोई काम नहीं होता, क्यों? तब चौकीदार बोलता है, अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है। क्यों? कैसे? ज़्यादा सवाल मत करो, चले जाओ यहाँ से। तब रोहित बोलता है, बड़े अजीब नियम कानून हैं आपके हॉस्टल के। तब रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने में वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा, अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से ही काम लेना पड़ेगा। इसलिए वो रात होने का इंतज़ार करने लगा था। जैसे ही रात हो गई, वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहाँ कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। रोहित को अब ये यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है। तब चौकीदार बोलता है, कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं लोगे क्या? तब रोहित बोलता है। रोहित को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर रोहित ने देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर बाहर जो चौकीदार था वही उसे दिखा, पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था। फिर भी वो चौकीदार अंदर कब गया ये रोहित को पता ही नहीं चला। तब चौकीदार बोलता है, ज़्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। तब रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो रोहित ये देखकर तंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे की लाइट कैसे क्या जल रही है, और खिड़कियों से भी परछाइयाँ साफ नज़र आ रही थी, जैसे अंदर कोई न कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल हो। हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगा एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। तब चौकीदार बोलता है, साहब ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ दरवाजे पर। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी, और रोहित कुछ पूछने को हुआ ही था कि उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहां रूल बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल बोर्ड के पास जाकर पहुंच गया। पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। तो दूसरा नियम ये था कि भूलकर भी किसी के कमरे में न जाए और ना ही किसी को आने दे। तो तीसरा नियम था कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकले। रोहित बोलता है, ये कैसे रूल है यहाँ के?
जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। न ही दूर मेन गेट पर चौकीदार और न ही रिसेप्शन पर वो आदमी। रोहित बिना कुछ बोले और सोचे अपने कमरे की ओर चला दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। फिर वो अपने कमरा नंबर 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई और रोहित उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थी, बल्कि थरथरा रही थी। इधर रोहित ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख कर भी कोई सब कुछ शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने को तैयार ही नहीं था, इसलिए रोहित खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने गया। तब रोहित बोलता है, भाई मैं रोहित इस हॉस्टल में नया आया हूँ, ज़रा दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित तीसरे फ्लोर में अभी कमरों में गया और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा, लेकिन आज़मा लेता है कि कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है कि कोई आग लगी हो। ज़मीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित उल्टे पांव बाहर निकलता है, तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों में दस्तक देने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे से दरवाज़ा खोलने को अंदर से कोई न कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाज़ा खोलो, अंदर आग लगी है। पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी आग की तरह लपटें उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। रोहित के शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाते हुए ऐसे घबराया कि वो कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला, और तभी वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसके कपड़ों पर लगी आग बुझ गई, पर अब वो पूरी तरह घायल हो गया था। दर्द से करकराते हुए उठ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र चौकीदार पर पड़ी और वो उसी की तरफ बढ़ गया। रोहित ने उसे आवाज़ भी दी, पर वो पीछे मुड़ा ही नहीं, बस भूत बने आग को देखता ही रहा था। और उसके आगे उस रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। तब रोहित बोलता है, चाचा क्या हो रहा है यहाँ, और ये आग यहाँ कैसे लगी, और इन्हें क्या हुआ है? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? तब चौकीदार बोलता है, मदद के लिए बहुत देर हो गई है बाबू, अब तो ये आग रोज चुंबन बनकर सीने में जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी बुरी तरह जला हुआ था। तब रोहित बोलता है, अरे ये क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। तब चौकीदार बोलता है, बाबू मुर्दों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तब रोहित बोलता है, मतलब? तब चौकीदार बोलता है, मतलब जानना है बाबू आपको, तो देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार रोहित के गिरेबान से पकड़कर उसे सबसे आखिरी के कॉरिडोर की सबसे आखिरी दीवार पर सटा देता है, और फिर हर कमरे से लाशें किसी ज़ॉम्बी की तरह बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। पर रोहित दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। रोहित बोलता है, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसने तुमने कल मार दिया था। तब चौकीदार बोलता है, रोते हुए बोले, क्यों छोड़ता बाबू, क्यों छोड़ता? बताता। छोड़ता नहीं, उसको मार डालता। जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही था। बात दरअसल करीब 6 साल पहले की है, जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। काफ़ी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते हुए किसी और ने भी यहाँ एक नया हॉस्टल खोला, जिसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख दिया। और जब पुराने विक्टोरिया वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा वो हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रख लेगा तो अगली सुबह पता चल ही जाएगा। तो लेकिन उस रात से पहले एक रात आई और उसी रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। रिसेप्शन से उसे कमरा नंबर 307 दे दिया, इस बात से अनजान कि ये लड़का नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिनसे आधी रात में पहले हॉस्टल के सभी कमरों को भर से बंद कर दिया और फिर पूरे हॉस्टल में उस लड़के ने आग लगा दी, जिससे वार्डर ने और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलस कर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल दिखने का ये मतलब था। तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकलता, उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिला और बदले में मिली उन्हें मौत, क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में जिसने आग लगाई वो तो बच निकला। इसलिए जो भी रात को यहाँ आता है, वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे सभी लोगों की नज़रों में वो ही एक उनका हत्यारा बन जाता है। ऐसे में इंस्पेक्टर रोहित क्या हुआ होगा ये बताने की ज़रूरत तो नहीं करता। हैरान होकर वो सुन्न हो जाता है और वही उस इंस्पेक्टर थरकाप से वहाँ से भाग चलता है। अगर दोस्तों मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। और कल मिलते हैं एक नई स्टोरी में। चलो बाय।